हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपका 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5, क्या नाम था उसका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका एक टॉपिक किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने आपको सिर्फ गोल्स कराए थे और क्या कराया था, ओवरव्यू कराया। तो आज हम उसकी मेथोडोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, मेथोडोलॉजी का मतलब है आप कैसे किसी के डीएनए की सीक्वेंसिंग करोगे। तो भाई इसके दो तरीके हैं आपकी जो एनसीईआरटी पढ़ाती है। पहला तरीका है बेटा ईटीएस। ईटीएस का मतलब क्या है इसका, ईटी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है क्या, ई एस, सॉरी, ई एस टी एस। देखो बेटा, पहला तो ये है, दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। ये दो तरीके। मेथोडोलॉजी में हम ये देखेंगे कि डीएनए की सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं। तो उसके दो तरीके पढ़ने हैं। पहला तरीका है ESTS, इसका मतलब है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। मतलब इसका क्या मतलब, मैं समझ नहीं आया होगा ना आपको कि भाई इससे क्या समझिए। देखो बेटा, आपको ना ये समझना है कि दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, ठीक है। जैसे दो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। सुपर एक फ्रेंड, एक तो मेरा ऐसा फ्रेंड है जो ये है कि आरती पास तो होना ही है, छोड़ ऐसे करते हैं, अपन ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर तो वैसे भी आ जाएंगे। लेकिन एक मेरा फ्रेंड ऐसे है, नहीं आरती देख पढ़ना तो है, ऐसे लेवल का पढ़ लेते हैं कि डीप से कि अपना नीट ही निकल जाए। तो अब बताओ कौन से वाला दोस्त अच्छा है, जो ये कह रहा है कि आरती नीट के पर्पज से पढ़ते हैं, ठीक है, वही अच्छा है, तो बोर्ड्स में नंबर तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो भाई ऐसा ही यहाँ पे बेटा, यहाँ दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की सीक्वेंसिंग दो मेथड से करने की बताया थे। देखो पहला मेथड है, पहले ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वो थे जो ये बोलते थे कि तुम ऐसे सीक्वेंसिंग करो कि भाई सिर्फ डीएनए का जो कोडिंग पार्ट है ना उसकी सीक्वेंसिंग करो। जो कोडिंग है आगे चल के किसी चीज के लिए कोड करेगा, लाइक किसके लिए कोड करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ऐसा कुछ करो, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये बोलते थे कंप्लीट डीएनए की, कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसिंग करो। हम बाद में देखेंगे क्या होता है। अगर आप अभी भी क्लियर नहीं हुआ अच्छे से तो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा डीएनए है बेटा। हमारे डीएनए दो टाइप के सीक्वेंस से मिलकर बना होता है, एक होता है कोडिंग और दूसरा होता है नॉन कोडिंग। कोडिंग तो एक्चुअल में किसी चीज के लिए आगे कोड करने वाला है, जो नॉन कोडिंग है उसको हम जंक जंक पार्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, जंक पार्ट बोल देते हैं। अच्छा फिर से कोडिंग, मेरा डीएनए कोडिंग नॉन कोडिंग कोडिंग फिर से नॉन कोडिंग ऐसे बना हुआ। ये वाली जो कोडिंग वाला पार्ट है आगे चल के खुद को ट्रांसक्राइब करेगा एमआरएनए में, एमआरएनए से ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनेगा। मतलब कि मेरे इस डीएनए के कोडिंग पार्ट ने एक्सप्रेशन दे दिया, इट मींस प्रोटीन बन गया, तो एक्सप्रेस कर दिया ना उसने, ठीक है। लेकिन ये नॉन कोडिंग पार्ट तो एक्चुअली किसी के लिए कोड ही नहीं करता। लेकिन आपको बता दूं ये नॉन कोडिंग पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर से काम ही नहीं आता तो हम ना करें, अच्छा है ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट तो कि टाइम बचेगा हमारा, नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा। देखो ये नॉन कोडिंग पार्ट मैक्सिमम हमारा जो डीएनए है ना वो नॉन कोडिंग पार्ट से बचा है, बना हुआ है, ये रिपीट करता है बाद में, इसको रिपीटेटिव सीक्वेंस भी या सैटेलाइट डीएनए भी बोल देते हैं। यही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप आगे पढ़ोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। तो देखो अब एक जो ये टीटीएस वाले थे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वाले, ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बोलते हैं कि तुम ऐसे करो सिर्फ कोडिंग कोडिंग वाले पार्ट की, कोडिंग कोडिंग वाले पार्ट की सीक्वेंसिंग करनी, ठीक है। लेकिन ये वाले ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जो ये बोलते थे तुम कोडिंग नॉन कोडिंग सारे की सीक्वेंसिंग करो, बाद में देखेंगे कौन सा पार्ट डीएनए का काम का है और कौन सा पार्ट काम नहीं है, ठीक है। लेकिन करोगे कैसे सीक्वेंसिंग, वो भी तो आनी चाहिए ना। देखो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना होगा। क्या करना होगा बेटा, डीएनए को आइसोलेट कहाँ से करोगे, बताओ डीएनए आप कहाँ से ले सकते हो। सबसे पहले मुझे डीएनए को करना होगा आइसोलेट, मुझे डीएनए चाहिए क्योंकि उसी की तो सीक्वेंसिंग करनी है।
आइसोलेट करूंगी, कहां से करूंगी, किसी भी डीएनए के सैंपल से। ये सैंपल मुझे कहां से मिलेगा, किसी क्राइम सेल से, ठीक है, या फिर किसी के ब्लड से, किसी के हेयर फॉलिकल से, या फिर आप सीमेन से ले सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत आपको पता है ना, हमारे हेयर फॉलिकल में, हमारे नेल्स में हमारा डीएनए मिलता है, तो हम वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला कि बेटा आपको डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले डीएनए निकालो किसी भी बंदे का। आपके पास ये कोई सैंपल है, ठीक है, यहाँ से किसी का सैंपल मिल गया, इसमें से आप डीएनए निकालो। अब डीएनए तो पूरा 2.2 मीटर लंबा होता है। आप बोले हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे इतने लंबे डीएनए सर में। सबसे पहले हम इनको कट करेंगे। डीएनए को कट करने के लिए एक स्पेशल सीजर आता है नहीं, जो डीएनए को कट करता है। ऐसे नहीं जो मेरे घर में सीजर रखा है सीधे में अपने डीएनए को काट दूं, नहीं ऐसा नहीं होता। डीएनए को कट करने के लिए जो स्पेशल सीजर आते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूलर सीजर्स को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेंगे, बट एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता है क्या वो है, ये ना जैसे मेरे पास एक दुपट्टा है, ठीक है, और मैं कैंची लेके उसको ऐसे बिना नाप पे काट दूं, कोई टुकड़ा छोटा कोई टुकड़ा बड़ा ऐसे काट दूं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को ऐसे ही काटते हैं, कोई टुकड़ा छोटा है कोई टुकड़ा बड़ा है ऐसे करके कट कर देगा। अब अलग अलग टुकड़े हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से मैं डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लूंगी। अब इस छोटे से डीएनए फ्रेगमेंट की हम क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी करते हैं। अब आप बोलो मैम कॉपी क्यों कर रहे हो, देखो बेटा मैंने डीएनए का सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लिया, हो सकता है एक्सपेरिमेंट करते टाइम वो खराब हो जाए, तो फिर तो मेरे पास और डीएनए बचेगा ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मुझे क्या करना है, पहले ही मैं उसकी बहुत सारी कॉपी बना के रख लूंगी। जब मैं कॉपी बना के एक आधा खराब भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। जब स्कूल में मैम अनिल रूट वाला एक्सपेरिमेंट कराती है, तो हम छोटे से रूट वो स्लाइड पे बनाने के लिए कितने सारे रूट के सैंपल कलेक्ट करते हैं कि भाई एक खराब हो जाए तो हमारे पास दूसरा हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है बेटा। तो मैंने इसकी यहाँ पे क्या करना है, क्लोनिंग कर ली या कॉपी कर ली, ठीक है। इसके बाद एक तरीका और होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी हेल्प से भी आप अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। चलो ये कॉपी हो जाएगी इसकी हेल्प से। अब क्या करना होगा, इसकी कॉपी करने के लिए मुझे किसी होस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब होस्ट कौन है यहाँ पे भाई, होस्ट है आपका बैक्टीरिया या फिर ईस्ट। मैं क्या करूंगी बेटा, बैक्टीरिया के अंदर या ईस्ट के अंदर अपने इस डीएनए के सैंपल को डाल के कॉपी करूंगी, उसकी बहुत सारी कॉपी बना लूंगी। लेकिन बैक्टीरिया के ऐसे खाली बैठ जाए कि आज जी डाल दो मेरे अंदर अपना सैंपल। डालने के लिए हमें क्या लगेगा बेटा, वेक्टर लगेगा। क्या लगेगा, वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है, जो हमारे डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर पहुंचा दे, ठीक है। जैसे ये मेरा डिजायरेबल जीन है और ये कोई होस्ट है, मुझे इसको इसके अंदर पहुंचाना है, ठीक है। तो क्या करूंगी भाई, कोई चीज लगेगी, जैसे सपोज करो ये मेरा पिज्जा है, ठीक है, और ये मेरा घर है। तो मेरे पिज्जा को मेरे घर तक पहुंचाने के लिए कौन लगता है भाई, डिलीवरी बॉय। जोमेटो वाला आता है ना, तो जोमेटो वाला आएगा वो मेरे घर तक पहुंचा देगा। ना तो वो रास्ते में बनाता है ना वो रास्ते में खाएगा भाई। तो इसीलिए ऐसे ही मुझे एक वेक्टर लगेगा। वेक्टर होता है जो हमारे डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे। होस्ट कौन है, बैक्टीरिया या फिर होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे, बैक्टीरिया या ईस्ट है। तो भाई बैक्टीरिया के अंदर डालने के लिए हम जो वेक्टर यूज करेंगे उसका नाम है बैक, और ईस्ट के अंदर डालने के लिए ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट के अंदर डालने के लिए वेक्टर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। डन। तो ऐसे करके हम अपने डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, उसकी कॉपी बना सकते हैं। अब तुमने ये तो सीख लिया कि तो मैडम आप कॉपी कर रहे हो इसके अंदर डाल के, सीक्वेंसिंग तो नहीं हुई अभी। सीक्वेंसिंग कैसे करोगे, देखो एक उससे बता देते हैं आपको कि वो एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं है, बट फिर भी कैसे की जाती है देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने डीएनए, हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए का ये पूरा सैंपल है, ठीक है।
मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको काट दिया, कोई टुकड़ा छोटा कोई टुकड़ा बड़ा, ठीक है, ऐसे करके कट गया भाई। अब इस टुकड़े पे अलग ए टी जी सी ए टी कुछ होगा, ठीक है, इस टुकड़े पे अलग सीक्वेंस होगा, अलग बेस पे प्रेजेंट होंगे, लाइक ए, इसको लिखना चाहिए था मुझे जी सी, ठीक है, जी टी सी कुछ, इस पे कुछ और होगा, लाइक जी सी ए टी सी जी। इन सब को हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे प्रॉपर एक एक टुकड़े के ऊपर से अलग अलग सीक्वेंसिंग है ना, इनको कॉमन जो भी ओवरलैप करते हैं ना, कॉमन जो ओवरलैप करेंगे उनको हम एक कंप्लीट लाइन के अंदर अरेंज कर लेंगे और सीक्वेंस कर लेंगे, ठीक है। जैसे छोटे से छोटे टुकड़े पे कुछ भी लिखा है, तो जहां पे भी ओवरलैप, जैसे देखो यहाँ पे जी सी ए, ये इसका लास्ट टुकड़ा है, इट मींस इस टुकड़े का ये फर्स्ट है, तो मतलब ये वाला इकट्ठा हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, कंप्लीट एक एंटायर पूरे क्रोमोसोम की कह रहे हैं, पूरे जीन की हम सीक्वेंस डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं इससे, ठीक है। एक आपको ये पता होगा, जो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1, ये इसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी 2006 में। मैंने आपको बोला था इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं क्योंकि ये 1990 में स्टार्ट हुआ था और एनसीईआरटी के हिसाब से 2003 में कंप्लीट हो गया था, तो इसको कंप्लीट होने में 13 इयर्स लगे, इसलिए ये मेगा प्रोजेक्ट था। मैंने बोला था ये प्रोजेक्ट 3 इयर्स डिले हो गया था, तो भाई 3 इयर्स डिले कैसे, क्योंकि जो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, इसकी सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में हुई थी, तो ये 2006 में कंप्लीट हुआ था। क्लियर है ना? देखो ये मैंने आपको बता दिया ये डिले क्यों हुआ था, कैसे करते हैं, दो मेथड है। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये बोलते थे सिर्फ कोडिंग की सीक्वेंसिंग कर लो, एक बोलते थे कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों की कर लो, बाद में देखेंगे। सीक्वेंसिंग करने के लिए हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया, कट किया, देन उसके लिए हमें होस्ट के अंदर डालना था, होस्ट हमने यूज किया बैक्टीरिया, और इस उसमें डालने के लिए वेक्टर लगेंगे, तो बैट और यैग दोनों के दोनों, ठीक है। और लास्ट में इसके बाद आता है हम, ये खत्म होने के बाद मैं आपको एक एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। देखो बेटा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके, देखो सबसे पहले क्या है, लड़की दिखा रखी है, इट मींस इसमें से इसका ना सेल के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की कंटेंट्स फॉर्म होती है क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम को अपन क्या डीएनए दिखता है, डीएनए पे बेस पे होता है। जब हम इसकी सीक्वेंसिंग, अब आप सोच रहे हो मैडम ठीक है आपने बताया क्रोमोसोम लंबा है उसको पीसेस में कट कर लो, हर पे अलग अलग सीक्वेंस होता है, देन ओवरलैपिंग करते हुए वो एक पूरा सीक्वेंस एनोटेट हो जाएगा। लेकिन बेटा ये जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, हमें सिर्फ इसको इसके अंदर डालना होता है, कंप्यूटर उसको एनोटेट करके दिखा देगा। एनोटेट का मतलब होता है जैसे जी सी ए डी लिखा है, इसको एनोटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम हो गया कि क्या बता रहा है, कैसे सीक्वेंसिंग करनी है। इसके बाद चलते हैं बेटा इसके सैलेंट फीचर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो वो करते हैं, ठीक है। अब चलो आगे, ये देखो बेटा ह्यूमन सैलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सैलेंट फीचर, सबसे पहले क्या हुआ, ह्यूमन जीनोम के अंदर 316.4 बिलियन बिलियन बेस पेयर, सॉरी मिलियन बेस पेयर थे, ठीक है। एवरेज जीन कंसिस्ट कितने जीन, जीन्स के अंदर कितने बेसिस थे, 3000 बेसिस थे, बट उनका साइज अलग अलग था। जैसे कि सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन का जीन था जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, इसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस थे। ये आपको यूं के यूं याद करते हैं बेटा, स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाते हैं इसमें से कौन सा फीचर ह्यूमन साइलेंट फीचर में से नहीं है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ जीन ना हमने सोचा था कि 80 से 1,40,000 होते हैं, बट बाद में भी पता चला सिर्फ 30,000 जीन ही होते हैं हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। इसके बाद फंक्शन ऑफ अननोन अननोन फॉर ओवर, इतने सारे जीन्स आपको पता है ना, उनमें से सिर्फ 50% ही ऐसे हैं जो डिस्कवर्ड हुए, उन 50% में से भी 2 से कम है भाई, 2% से कम जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। और मैक्सिमम जो डीएनए है हमारा वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से बना हुआ है। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो डीएनए के स्ट्रेच ही है जो रिपीट होते हैं बहुत बार, और 100 से लेकर 1000 टाइम इतनी बार रिपीट होने के बाद हमारा डीएनए का पूरा सीक्वेंस बना देते हैं। तो इसका कोई फायदा है,
बेटा ये इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवोल्यूशन लाने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ये दो बचते हैं बेटा। देखो इसके बाद क्या है, जो क्रोमोसोम 1 है हैज मोस्ट जीन। देखो मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम नंबर पे सबसे ज्यादा जीन है, लेकिन वाई पे सबसे कम है ना। क्रोमोसोम हैज मोस्ट जीन 2968, कितने जीन है। वाई पे कितने हैं 231, इसीलिए वाई सबसे छोटा क्रोमोसोम है बेटा। आप याद रखिए, बिल्कुल नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, मतलब इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखो पेन का मेरा, देखो सपोज करो मेरे पास डीएनए, ठीक है। उस डीएनए के इस छोटे से टुकड़े, इस छोटे से टुकड़े, इस छोटे से टुकड़े की मैंने सीक्वेंसिंग कर ली, ठीक है। इस छोटे से टुकड़े से सपोज करो ए टी जी सी, ए टी जी सी, ये सीक्वेंस आ रहा है, इस पे ये वाले बेस पे प्रेजेंट है। और इस वाले टुकड़े पे प्रेजेंट है ए जी जी सी, ए टी जी सी। इस वाले टुकड़े के ऊपर ए सी जी सी, ए टी जी सी। अच्छा मान लो आगे भी एक टुकड़ा भाई, उसके ऊपर ए, यहाँ पर भी ए जी सी, ए टी जी सी। देखो इन सारी लोकेशंस पे इसमें लिखा हुआ है साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशन जहां पर हमारे अंदर सिर्फ सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस है, मतलब हमारा पूरा का पूरा जीनोम, पूरा का पूरा डीएनए का जो सीक्वेंस है वो सारा का सारा सेम है। सिर्फ ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशंस है जहां पे सिर्फ हम सिंगल बेस पेयर से एक दूसरे से डिफर करते हैं। देखो कैसे, आप देखो ये पूरा का पूरा सेम है, ए टी जी। देखो ये यहाँ पे टी अलग है, ठीक है। इस पे देखो जी, बाकी का सारा सेम है। इसमें देखो सी, ए, इसको बोलते हैं क्या, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म्स, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से देखो कितनी सारी फॉर्म्स बनी है, इसको बोलते हैं बेटा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखी हुई है बेटा, किसी भी जीन की स्टडी करना, इवोल्यूशन लाने में, जेनेटिक्स की मदद करने में, मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने में, किसी जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए आपका ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसने बहुत बेनिफिट्स दिए हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है बेटा, ये कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।